Good morning, students. Today we are going to discuss chapter 4 of class 12th biology, that is reproductive health. So I'm going to share the chapter with you, and you will try to understand the concepts. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले तो उसका मीनिंग, कि उसका मीनिंग क्या होता है। कि WHO ने जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक कॉन्सेप्ट दिया है कि किसी भी हेल्थ हेल्थ की डेफिनेशन के वक्त हम सिर्फ ये बोलते हैं कि जहाँ पर तीनों चीज़ें हो, कोई पर्सन फिजिकली भी फिट हो, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली फिट हो, तो उसी को रिप्रोडक्ट हेल्थी बोलते हैं, हेल्थी इंडिविजुअल। तो प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटजीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या हैं? प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है किसी भी नेशन के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए, बिकॉज पॉपुलेशन में प्रॉपर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करना इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बहुत मुश्किल होता है, तो उस वजह से क्राइम रेट बढ़ता है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करती है। इंडिया में जब सबसे पहले राजीव गांधी के टाइम पर एक प्रोग्राम शुरू कराया गया था जिसको कहा गया फैमिली प्लानिंग, जिसमें जो कपल्स, ऐसे कपल्स थे जिनके जिनके 2 या 3 बच्चे हैं, उनमें उनको कहा गया कि किसी भी एक पार्टनर को फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराना है, दैट इज सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्शन। सर्जिकल मेथड से उन्हें दे हैव टू हैव द कॉन्ट्रासेप्शन सो दैट अगेन उनके कोई बच्चा नहीं हो। देन दिस इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन। इसकी वजह से पॉपुलेशन थोड़ी कंट्रोल में रही। देन उसके बाद एक रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम चलाया गया जो अभी तक चलाया जाता है इंडिया में, जिसके दौरान अवेयरनेस स्प्रेड करी जाती है इस इशू को लेकर कि किस तरीके से रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी इंडिया में बन सकती है। इसमें कई तरह के मेजर्स लिए जाते हैं जो कि यहाँ दिए हुए हैं कि ऑडियो विजुअल कंटेंट्स, कुछ ऐसे वीडियोस दिखाकर, कुछ ऐसे एड्स टीवी में दिखाते हैं, मीडिया में या फिर न्यूज़पेपर में देते हैं, जिससे पता चलता है लोगों को कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रहता है, उनको उनके उसके बारे में अवेयरनेस रहती है। कुछ किसी के फैमिली में जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी यंग बच्चों को इस बारे में थोड़ी अवेयरनेस देते हैं। क्लोज रिलेशन, कुछ कॉन्फिडेंशियल एडल्ट्स होते हैं जो आप जिसको आप अपनी बातें खुल के बता सकते हो, वो भी आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देते हैं। आपके 12th क्लास के करिकुलम में सिलेबस देते हैं एनसीईआरटी के अंदर, रिप्रोडक्शन का एक यूनिट दिया है, बिकॉज आपके मन में जो भी गलत बिलीफ हैं, फॉल्स बिलीफ हैं, वो खत्म हो और आपको सही नॉलेज पता चले इन चीज़ों के बारे में और मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी ना हो। फिर एक टर्म आती है एमनियोसेंटेंसेस। एमनियोसेंटेंसेस एक्चुअली में एक डायग्नोस्टिक मेथड है जिससे फीटस के अराउंड में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी देखने के लिए यूज होता था। पर इससे कोई भी बच्चा अगर क्रोमोसोमल बीमारी से ग्रसित है, जेनेटिक डिसऑर्डर उसको है, तो उसे अबॉर्शन के लिए बोल दिया जाता था, बट इसको मिसयूज कर लिया गया फीमेल इन्फेंटिसाइड करने के लिए। फीमेल फीटस को डिटेक्ट करते थे तो उसको मार देते थे, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो में काफी डिस्टरबेंस होने लगा। तो पर 1000 मेल्स बहुत कम फीमेल्स आने लगी, तो इस वजह से फिर सोसाइटी में प्रॉब्लम होने लगी। तो इसीलिए इसके ऊपर अभी लीगल बैन लगा दिया गया है इस मेथड के ऊपर, और सिर्फ हम सिर्फ उसी लोगों को बोलते हैं इस टेस्ट को।
उन्हीं लोगों को हम कहते हैं इस चेक के लिए, इस टेस्ट के लिए जिनको जो लीगली एक नोटिस लेके आते हैं या जिनको कोई बर्थ कंडीशन होती है, जिनको चांस हो सकता है कि उनके बेबी में कोई प्रॉब्लम आए, उन्हीं को हम इस टेस्ट को कराने के लिए अब दिया जाता है, अलाउड किया जाता है। देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और बर्थ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया जाता है। इसमें बर्थ कंट्रोल के वक्त जो है दो चीज़ों पे ध्यान रखना जाता है। एक तो मेथड्स होते हैं जिन्हें हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं, जो कि केमिकल तरीके के, फिजिकल तरीके के और सर्जिकल तरीके के 3 मेथड्स होते हैं, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़े थे। तो वो यहाँ पर भी दिए हुए हैं। और ये भी बताया है कि जब प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी का लास्ट जेस्टेशन पीरियड खत्म होता है 9 मंथ का, उस वक्त फीमेल को भी प्रॉब्लम होती है। अगर प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो तो फीमेल की जान भी खतरे में होती है और बच्चे की जान भी खतरे में होती है। उस वक्त इन्फेक्शन का भी बहुत डर होता है मदर को। तो इसीलिए नर्सिंग होम में प्रॉपर डिलीवरी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम माँ को भी बचा सकते हैं और बच्चे को भी बचा सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो हैं, फिजिकल मेथड सभी को पता है कि फिजिकल कांटेक्ट को रोका जाता है फीमेल और मेल जेनिटल ट्रैक्ट के बाय कवरिंग द फीमेल और मेल जेनिटल ट्रैक्ट थ्रू द वी कैन से प्रोटेक्टिव कवरिंग्स। एंड केमिकल मेथड्स में जो दवाइयाँ होती हैं, जो ज़्यादातर जो ओनली फीमेल को लेनी पड़ती हैं, जो कुछ पिल्स होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, उन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स कहा जाता है। आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में एक्चुअली में फीमेल के कुछ हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, जो कि केमिकली उनको पिल्स के रूप में दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी साइकिल्स जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये आपको पढ़ना है इसमें। देन सर्जिकल मेथड में या तो ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल्स में कराई जाती है, जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके और वहाँ पर टाई किया जाता है, और वैसेक्टोमी जिसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है। तो दैट इज सर्जिकल मेथड विच इज द परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन ये होता है। देन ये सब बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? साइड इफेक्ट्स होते हैं केमिकल मेथड्स के फीमेल में के नोजिया, अब्डोमिनल पेन या फिर इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर भी कभी कभी देखा गया है उन फीमेल्स में जो ज़्यादा दवाइयाँ खाती हैं। देन आपका एसटीडी का टॉपिक आता है। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, जिसमें ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं। एंड इसमें बैक्टीरियल बीमारियां या वायरल बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल बीमारियों के नाम यहाँ दिए हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, और वायरल बीमारियों के भी नाम दिए हुए हैं, that is your herpes and concroid and HIV, एड्स, ये सब कुछ वायरल बीमारियां हैं। क्लमाइडियासिस इज ड्यू टू द बैक्टीरिया कॉल्ड क्लमाइडियासिस ट्रैकोमैटिस। ये इन्फेक्शन है जो कि जेनिटल ट्रैक्ट में भी हो जाता है और आईज में भी हो जाता है। क्लमाइडियासिस एक ब्लाइंडनेस, अंधा भी कर सकता है किसी को। अगर वो आई से आई एक इंसान की आंखों से दूसरे को आंखों में भी जा सकता है। जैसे हमने अपनी आंखों से आंसू आ रहे तो हमने अपने हाथ से आंखों में पूछा, फिर कहीं टच किया, दूसरे ने भी तो उसे टच किया, तो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। देन किसी के क्लोथ्स को शेयर करने से, फ्रेंड्स के लोग क्लोथ शेयर कर लेते हैं, तो उससे भी उसकी जो शरीर की बीमारियां हैं वो दूसरे के शरीर में जा सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एसटीडीज इस तरीके से भी फैलती हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ द बिलोंगिंग्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स किसी को भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी साफ हो। तो सभी अपने आप में बहुत साफ होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी से कुछ शेयर करे। देन प्रिवेंशन, एसटीडी जो है थ्रेट है एक सोसाइटी को, कि देयरफॉर अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन, इसका अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है।
इसमें हिचकिचाने की बात नहीं होती। किसी को भी कोई सिम्पटम्स अगर दिखते हैं तो उन्हें डॉक्टर्स को खुलकर बताना चाहिए। फीमेल्स को लेडी डॉक्टर्स को बता सकती हैं, मेल्स जेंट्स डॉक्टर्स को बता सकते हैं और फिर अपनी जल्दी से जल्दी इनका बीमारियों का इलाज कराना ज़रूरी होता है। क्योंकि कुछ एसटीडीज़ को देखा जाता है कि बाद में वो इनफर्टिलिटी में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। आदमियों में भी इनफर्टिलिटी हो जाती है और औरतों में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। बिकॉज़ ऑफ कोई इन्फेक्शन है, इतना ज़्यादा डी डेप्थ में वो चला गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुँच गया कि अब वो इन्फेक्शन टेस्टिस के टिश्यूज़ को ही ख़त्म करने लग गया या ओवरी के सेल्स को, एग्स को ही किल करने लग गया। तो एक इन्फेक्शन इतना मेजर हो सकता है कि बाद में वो रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम कर सकता है। तो दैट इज़ द इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका इनफर्टिलिटी आता है, यानी कि कंटिन्यूअस अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद भी अगर किसी कपल को कोई चाइल्ड नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब क्या है कि उनमें से किसी भी एक पार्टनर को इनफर्टिलिटी है। अब वो किसको है, वो टेस्ट की वजह से पता चल सकता है कि विच ऑफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इनफर्टिलिटी। अगर किसी को भी डिटेक्ट होती है इनफर्टिलिटी, तो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे आर्टिफिशियली वो कपल चाइल्ड बियर कर सकता है। तो वो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, वो आपको ज़रूर पढ़ना है क्योंकि उसमें से हमेशा हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, किसी भी एक मेथड के ऊपर आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले जो मैं दिया हुआ है वो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ टेक्नोलॉजी। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या टेस्ट ट्यूब बेबीज को बोला जाता है, इसमें हस्बैंड या डोनर मेल से स्पर्म्स कलेक्ट करके और फीमेल्स या वाइफ के एग को कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब से एग निकाल लिया जाता है और स्पर्म कलेक्ट कर लिया जाता है डोनर से और उन्हें टेस्ट ट्यूब में यानी लैब की कंडीशंस में फ्यूज कराया जाता है एंड देन जो जाइगोट बनता है उसको वापस से फीमेल ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन वहाँ पर फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है एंड देन इट इज फॉर 9 months it is inside the female and then the baby is delivered. देन सेकेंड मेथड आता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में जाइगोट को 8 ब्लास्टोमियर, जब वो 8 सेल्ड स्टेज तक होती है, उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन आईसीएसआई, इसमें आपको जो स्पर्म का जो हेड है उसको डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो जिससे जाइगोट बनता है और एम्ब्रियो बनता है और फिर एम्ब्रियो को फीमेल ट्रैक में ट्रांसफर किया जाता है। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब में डोनर से एग रिलीज करा दिया जाता है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू और किसी और फीमेल अगर मान लो कि फीमेल जो पेरेंट बनना चाहती है, वो फीमेल जो इनफर्टाइल है, वो एग ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो शी कैन टेक द एग फ्रॉम द डोनर फीमेल ऑल्सो। डोनर एग डोनर्स भी होती हैं, जैसे स्पर्म डोनर्स होते हैं वैसे एग डोनर्स भी कोई फीमेल्स होती हैं, तो दे कैन टेक द एग फ्रॉम दैट डोनर फीमेल एंड देन सूटेबल एनवायरमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए उस फीमेल में एग नहीं बना, मतलब जिसमें इनफर्टिलिटी है उसमें इस तरह की इनफर्टिलिटी है कि वो एग नहीं बना पा रही, बट वो उसको एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सकती है, उसकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हेल्दी है, तो वो एग तो किसी और फीमेल से ले लेगी और डोनर फीमेल से, और उसकी खुद की ट्रैक में वो उसे ट्रांसफर करा लेगी। तो यानी वो डोनर फीमेल का एग उसकी खुद की ट्रैक में रहेगा, तो उसको इन्वायरमेंट मिलेगा और वो नॉर्मली फिर डेवलप हो सकता है चाइल्ड में। तो इसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, यानी कि गैमेट को ट्रांसफर किया गया है फेलोपियन ट्यूब में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये लास्ट मेथड है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनफर्टिलिटी का इस वजह से हो सकता है कि जो पार्टनर है वो जो मेल पार्टनर है वो नेचुरल कंडीशन से उसके स्पर्म काउंट बहुत लो हैं, तो इस वजह से ही कैन नॉट फर्टिलाइज द एग ऑफ द फीमेल पार्टनर। तो इस वजह से एक आर्टिफिशियली इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो मेल पार्टनर है उससे सीमन कलेक्ट करके और फीमेल पार्टनर के अंदर ट्रांसफर कराया जाता है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो दिस टेक्निक, द सीमेन इज कलेक्टेड either from the husband or healthy donor and artificially introduced into the vagina, into the uterus. So this is also known as intrauterine insemination of the female.
एंड सिक्स्थ मेथड तो है ही, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इन सब मेथड से भी कोई हेल्प नहीं मिल पाई है, वो बहुत मतलब प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको लास्ट मेथड है एडॉप्शन। कोई भी ऑर्फनेज या अनाथालय से कोई बहुत छोटा बच्चा है या फिर कोई बड़े 4-5 साल का बच्चा है, कोई गोद लेना चाहता है, तो वो गोद ले लेता है। या रिलेटिव से भी ले सकते हैं, किसी के एक्सीडेंट में कोई बच्चे के माँ-बाप मर गए, तो उस बच्चे को भी माँ-बाप की ज़रूरत है सहारे की। और ऐसे कपल हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा, तो वो अपनी रिश्तेदारी में से भी किसी बच्चे को गोद लेकर पाल सकते हैं। काउंसलिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑन इनफर्टिलिटी, काउंसलिंग करी जाती है, काउंसलर्स होते हैं, क्लिनिक्स में भी कुछ काउंसलर्स ऐसे होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और इसको मैनेज करने के, इसके सॉल्यूशंस ढूंढने के तरीके बताते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हेजिटेशन करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और नहीं करनी चाहिए। और डॉक्टर्स और काउंसलर्स से अ, हमको हेल्प लेनी चाहिए। इसी ये चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसी के बारे में है। आई होप ये चैप्टर आपको सबको क्लियर हो गया होगा एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स व्हिच आर गिविंग इन द बैक ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड come up with your doubts or any queries if you are having.